हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी इनक्रेडिबल। दिस इज चौधरी हेयर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस को, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन सभी कोटेशंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, यानी कि डैफोडिल से जितने भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। दैट मीन्स कि मैं अकेला भटक रहा था, घूम रहा था एक क्लाउड की तरह। आपसे पूछा जा सकता है कौन भटक रहा था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप यहाँ पर लेंगे। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जैसे कि बादल बहता हुआ चला जाता है वैलीज के ऊपर और हिल्स के ऊपर से। नेक्स्ट वन हम कोटेशन की बात करेंगे कि व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जब मैं बहता हुआ जा रहा था तो तभी अचानक से मेरी एक नज़र पड़ी एक बहुत बड़े झुंड पर, क्राउड पर, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। जो सुनहरे कलर के डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो लंबी कतार में मुझे दिखाई दिए, वो मुझे एक क्राउड की तरह लगे, एक झुंड की तरह दिखाई दिए। तो इस तरह से कोटेशन आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पोएम है, ये पूरी पोएम ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पर आपको पूरी डिटेल में पोएम पढ़ाई गई है और पढ़ना ज़रूर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन। वो फैले हुए थे बिल्कुल एक लंबी कतार में जो कभी ना खत्म होने वाली थी। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, पूरी जो बे थी उसके वहां पर वो फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance, एक ही नज़र में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देख डाला। टोजिंग देयर हैट्स इन स्प्राइटली डांस, जिस तरह वो लग रहे थे जब वो हवा में लहरा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने सर जो है अपने हेड को एक दूसरे से टकरा रहे हैं। टोज मतलब कि टकराना, ठीक है। इस वे में वो डांसिंग करते हुए मुझे नजर आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो इस तरह से मेरे अंतर मन की आत्मा से, कहते हैं कि जब लास्ट में जब वो बैठे हुए होते हैं अपने काउच पर बैठे हुए होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि वो जो नज़ारा था डैफोडिल्स जब उन्होंने देखे थे, है ना, तो वो नज़ारा उनकी अंतरात्मा जो अंतर मन है उसमें फ्लैश कर जाता है जब भी वो कभी अकेले में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उनके अकेलेपन का वरदान है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर कोटेशंस देख लेते हैं। ये आपकी डैफोडिल से ही कोटेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। एक जो कवि है जब वो ऐसा नज़ारा देखता है तो वो और क्या करेगा, खुश हुए बिना तो नहीं रह सकता ना। मतलब कि वो वहाँ पर ऐसे नज़ारे को देखकर, ऐसा नज़ारा ही तो चाहिए एक पोएट को अपनी कविता लिखने के लिए। तो वो बोलते हैं अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच आ जोकंड कंपनी। मतलब कि जोकंड मतलब कि आनंदमय कंपनी, एक हैप्पी कंपनी जिसमें हर कोई रहना चाहता है। तो एक पोएट है अगर उसको ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य नज़र आता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो गे मतलब कि हैप्पी होना, तो वो खुश हुए बिना नहीं रह सकता है। तो ये लाइन भी ली गई है डैफोडिल से। तो ये थी इंपॉर्टेंट लाइन जो डैफोडिल से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर कोटेशंस के बारे में। नेक्स्ट है आपकी कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। यहाँ पर कहते हैं कवि की जो पोएट्री है वो एक लगातार बहाव है, किसका, पावरफुल फीलिंग्स का। ओके, इट टेक्स इट्स ओरिजिन, ये अपना जन्म कहाँ से लेती हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो पोएट्री होती है, कहाँ से जन्म लेती है। फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो इमोशन होते हैं वो ट्रैंक्विलिटी मतलब कि पीस, शांति में जब हम बैठे होते हैं तो वहाँ पर जब आकर इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ से निकल कर आती है पोएट्री। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है पोएट्री की, तो ये दी गई है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जो सेकंड एडिशन है 1800 में आया था लिरिकल बैलेट। तो उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिस्क्राइब किया है कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे डैफोडिल्स है उस टाइम वो देख लिए थे उन्होंने, उस टाइम तो उन्होंने पोएम नहीं लिखी, लेकिन जब वो बाद में अकेले बैठे हुए थे उनके वो जब वो अकेले थे ट्रैंक्विलिटी में बैठे हुए थे तो उनके जो इमोशंस थे वो रिकलेक्ट हुए और उन्होंने एक पोएट्री लिख डाली। ठीक है, तो ये इनका कहने का तात्पर्य है। आपसे बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जा सकता है ये देकर कि ये किसने डिस्क्राइब किया है, तो आप बताएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये जो पोएट्री की डेफिनेशन है ये दी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक है, थोड़े से एक मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उसने हमें छोड़ दिया। जस्ट फॉर आ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, सिर्फ इसलिए कि उसके जो कोट है उनके कोट में एक कहते हैं कि रिबन चिपका दिया जाएगा, क्योंकि उनको पोएट लॉरेट बनाया जा रहा था किसको, विलियम वर्ड्सवर्थ को। इसी बात से थोड़ा सा नाराज थे रॉबर्ट ब्राउनिंग और उन्होंने लिखा द लॉस्ट लीडर। ठीक है, द लॉस्ट लीडर के अंदर उन्होंने ये लाइन जो थी ये लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बट यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय।
ओके लेकिन जो यूरोप था उस टाइम पर वो जॉय से भरा हुआ था, तो कांप रहा था, थ्रिल्ड कह सकते हैं ना। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, ठीक है, जो फ्रांस है वो खड़ा हुआ था किस पे, द गोल्डन आवर्स, है ना, सुनहरे, बिल्कुल कह सकते हैं कि उस टाइम जब वो चल रहा था फ्रांस के अंदर, जो मतलब क्रांति आई हुई थी, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर जो ह्यूमन नेचर है सीमिंग बॉर्न अगेन, लग रहा था दोबारा से सब कुछ जीवंत हो उठा है। प्रेल्यूड के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये कोटेशंस जो हैं वो दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में, जिसको जाना जाता है, समटाइम्स इसको कहा जाता है द लीच गैदरर। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे टाइटल ऐसे हैं, मिल्टन के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वर्ड्सवर्थ के भी पूछे जा सकते हैं कि, और जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं उनके भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि नेम क्या है। ओके, है ना, कि उसको अदर क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन इजीली आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को। और क्या बोलेंगे तो द लीच गैदरर। अब देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। वो सभी चीज़ें जो सन से प्यार करती हैं, सूर्य को प्यार करती हैं, वो सभी दरवाज़ों से बाहर आ चुकी हैं। द स्काई रिजॉइसेस, जो स्काई है वो भी खुश हो रहा है इन द मॉर्निंग्स बर्थ, जो सुबह है उसका उदय होने पर, उसका जन्म होने पर यहाँ पर खुशियाँ मना रहा है। नेक्स्ट वन इज एज हाई एज We have mounted in delight, in our direction do we sink as low। जितना ज़्यादा as high as, जितना ज़्यादा हम क्या होते हैं ऊपर उठते हैं उतना ही हम खुश होते हैं। यानी कि जब कुछ चीज़ हमें मिल जाती है, चाहे तारीफ हो या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई चीज़ मिल जाती है, तो उतना ही हम खुश हो जाते हैं। और in our direction, और कभी कभी जब हमें निराशा मिलती है, मतलब कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, ये कह सकते हैं डू वी सिंक एज लो, उतने ही हम नीचे गिर जाते हैं। ये कथन भी लीच गैदरर से आता है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से। नेक्स्ट वन इज आई हर्ड द स्काई लार्क वर्बलिंग इन द स्काई। ओके, मैंने सुना कि इसको स्काई लार्क को क्या कर रही थी, वो वर्बलिंग कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी इन द स्काई, यानी कि वो अपना एक गीत गा रही थी जो कि एनचांट कर रही थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वी पोएट्स इन आर यूथ बिगिन्स इन ग्लैडनेस। जब हम पोएट, जो हम कवि होते हैं, अपनी जवानी में होते हैं, अपने यूथ में होते हैं, तब हम खुशी से भरे हुए होते हैं। बट देयर ऑफ कम इन द एंड ऑफ डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। लेकिन जीवन के अंत समय में हम निराशा, डिस्पोंडेंसी मतलब कि निराशा और पागलपन से भर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस से ये जो कोटेशंस हैं सारे ली गई हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इसलिए सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्कॉर्न, यानी कि तिरस्कार बोलते हैं स्कॉर्न को, किसी चीज़ को धुतकारना कह सकते हैं। स्कॉर्न नॉट द सोनेट। ओके, क्रिटिक्स यू हैव फ्रॉन्ड, है ना, तो आपको क्या है कि सोनेट का तिरस्कार मत करो, उसको कहते हैं कि उसको ऐसा मत फील कराओ कि वो तुच्छ हैं। क्रिटिक्स के बारे में कहते हुए कहते हैं कि क्रिटिक्स जो आलोचक हैं उनको जो स्कॉर्न है, मतलब स्कॉर्न मत करो सोनेट्स को, यू हैव फ्रॉन्ड, उन्हें घुड़की मत दिखाओ। माइंडलेस ऑफ इट जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर्स अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो आपको जो है इसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो शेक्सपियर है उन्होंने तो अपने हृदय को खोल कर रख दिया अब इस चाबी के थ्रू। किसकी चाबी? जो सोनेट है, उन्होंने सोनेट के थ्रू अपने हृदय को खोल कर रख दिया है, इसलिए उसका तिरस्कार मत करो सोनेट का, क्रिटिक्स यानी कि आलोचकों। तो ये स्कॉर्न नॉट द सोनेट लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे द टेबल स्टैंड। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं वो सारी मैं आपको करा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन सारी ही लाइन्स वहाँ की इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पढ़ाई गई थी। अगर आपको थोड़ा सा भी समय है तो आप जाकर चेक कर लेंगे। वैसे मैंने उस पर रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ चुके हैं उस पर, दैट मीन्स कि वो आपने देख ली है। तो द टेबल स्टैंड से हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। उठो यहाँ से, टेबल पर क्या बैठे बैठे पढ़ रहे हो, बाहर आओ और नेचर से सीखो, नेचर को, प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, यानी कि वर्नल वुड जो वसंत है, वसंत से का एक इम्पल्स भी, एक आवेग जो होता है वो भी, यानी कि एक कण भी बोल सकते हैं। मे टीच यू मोर ऑफ मैन, तुम्हें सिखा सकता है किससे भी ज़्यादा, जी यहाँ पर बात की गई सेजेस यानी कि संतों से भी ज़्यादा, ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड। ठीक है, जो नैतिकता होती है, अच्छे और बुरे का जो सीखना है, मतलब सीख है, वो तुम्हें एक सेजेस यानी कि जो संत होते हैं उनसे भी ज़्यादा, जो प्रकृति कह सकते हैं वसंत का एक कण है, वो भी ज़्यादा सिखा सकता है।
इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। बहुत हो चुका तुम्हारा ये साइंस और आर्ट यानी कि कला और विज्ञान तुम्हारा बहुत हो चुका। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, इन बैरन लीव्स उजाड़ पत्तों को छोड़ो, बंद करो और बाहर आओ, प्रकृति से सीखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है उनको देख लेते हैं, कौन कौन सी लाइन्स हैं जो आपसे पूछी जाती रहती हैं। तो फर्स्ट लाइन है आपकी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। जो संसार है वो हमारे साथ कितना ज़्यादा, हम मतलब कि कितने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम कितने ज़्यादा भौतिकवाद हो चुके हैं, ये कह रहे हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, जो संसार है वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम जो है प्रकृति से बहुत दूर आ चुके हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर, हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो शक्ति है उसको सिर्फ खर्च करने में और कमाने में ही स्पेंड किए दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। यहीं पर वो कहते हैं कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पास, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। यानी कि हम जो प्रकृति में देखते हैं, मतलब प्रकृति ने जो हमें दिया है हमारे लिए, जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, उनको तो हमारे पास देखने का समय ही नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कमाने और खाने में ही खर्च कर रहे हैं अपने इतने कीमती समय को। यानी कि हमारे पास अपने आप को मेंटली रिलीव करने का एक ज़रा सा भी वक्त नहीं है। वी हैव गिवन आर हार्ट अवे, हमने अपने जो दिल हैं उनको अपने आप से दूर कर दिया, यानी कि अपने दिल के तो हम सुनते ही नहीं हैं। अ सॉर्डेड बोन, जो कि हमारे लिए क्या बन गया है, एक घिनौना बोन, यानी कि एक सॉर्डेड गंदा वरदान बन चुका है। क्या बन चुका है, गंदा वरदान क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास ये इंडस्ट्रियलिज्म आया है, यानी कि यहाँ पर जो भौतिकतावाद है, ये सब चीज़ों का इन्वेंशन होने लगा है, तो ये चीज़ क्या है हमारे लिए, एक सॉर्डेड बोन है। यानी कि इसका फ़ायदा तो है लेकिन इसने हमें प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है हम लोगों को। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, जो ये सी है, ये जो आपका समुद्र है, ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को नेकेड कर रहा है। किस लिए, बेयर्स हर बॉसम, यानी कि अपनी चेस्ट को नेकेड करके टू द मून, मून से मिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब समुद्र है उसके अंदर ज्वार भाटा आता है तो वो ऊपर नीचे उठता है, तो उसी को ही यहाँ इन्होंने इस तरह से लाइन में बोला है। नेक्स्ट बात करेंगे ओ टू ड्यूटी से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, लेकिन लाइन्स जो हैं वो आपसे पूछी जाती रहती हैं। तो ये पूछा जाता है कि हु इज़ द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो वॉइस ऑफ गॉड जो है, स्टर्न डॉटर यानी कि ज़िद्दी बेटी कह सकते हैं गॉड की वॉइस की, वो कौन है, तो वो है ड्यूटी। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर्स, यानी कि मैं थक चुका हूँ इस अनसॉल्व फ्रीडम से, मैं यहाँ से टायर्ड हो चुका हूँ। आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर्स, और अपनी जो ये अनंत चाह है उससे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसका वेट बाहर बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। ओके, माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आशाएं हैं वो अब और ज़्यादा ना बदलें। ठीक है, होता है ना कि होप्स जो होती हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो बलवती होती हैं, वो बार बार क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो वो कहते हैं माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, मेरी जो आशाएं हैं अब अपना नाम और ज़्यादा ना बदले। आई लॉन्ग, मैं इच्छा करता हूँ, ऐसा ही या फिर मैं कामना करता हूँ, फॉर आ रिपोज, यानी कि एक रेस्ट की, दैट एवर इज़ द सेम। ओके, जो कि हमेशा से ही सेम रहे। तो ये ओ टू ड्यूटी से ये जो कोटेशंस हैं वो ली गई हैं। और नेक्स्ट थिंग आप ध्यान रखेंगे, जो ये ओ टू ड्यूटी है ये इंस्पायर्ड किससे है, ये किससे इंस्पायर्ड होकर लिखी है, तो हिम है टू एडवर्सिटी बाय थॉमस ग्रे, यानी कि हिम टू एडवर्सिटी बाय थॉमस ग्रे जो लिखा गया है उससे इंस्पायर होकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये ओ टू ड्यूटी को लिखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। ओके, तो ये किसको डेडिकेट करते हुए ये लिखी गई है, आपसे पूछा जा सकता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोड दिस पोएम फॉर हिज वाइफ मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन के लिए कुछ तो लिखा सर ने, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने मैरी हचिंसन के लिए ये वर्क लिखा है, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, यानी कि इनकी तारीफ में यहाँ पर कुछ शब्द कहे हैं। हर आइज़ एज ए स्टार ऑफ टुलाइट फेयर, है ना, उनकी जो आँखें हैं, उनकी वाइफ की आँखें जो हैं वो एक स्टार की तरह हैं, जैसे कि टुलाइट फेयर जब वो चमकते हैं रात में तो क्या होता है, टुलाइट करते हैं, चमकते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत फेयर नज़र आते हैं। इसी तरह से जो आँखें हैं जब वो कहते हैं कि झपकाती हैं और खोलती हैं तो वो इस तरह से नज़र आती हैं। लाइक टुलाइट्स टू हर डस्की हेयर, और उनके जो हल्के काले बाल हैं वो भी इस तरह से ही नज़र आते हैं। ओके, जैसे कि मतलब कि तारे चमकते
हैं तो उसमें रात जो है घनी जो रात है उसकी तरह से वो कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किसको डेडिकेटेड है, तो मैरी हचिंसन को डेडिकेटेड है, इतना तो ज़रूर ही ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम टिंटन एबे से, जो कि बहुत लंबी पोएम है। यहाँ से बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बारे में, यानी कि लाइन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, है ना। 5 साल बीत गए, 5 साल नहीं 5 यस 5 years have passed, यानी कि 5 साल बीत चुके हैं। 5 summers और जो विंटर्स हैं वो बीत चुकी हैं, यानी कि जब वो गए थे पहले विजिट करने वहाँ पर, ठीक है, या कहाँ पर गए थे, टिंटन एबे को उन्होंने जब उसको विजिट किया था, तो 5 साल उस बात को बीत चुके हैं। और फिर 5 गर्मियाँ और जो सर्दियाँ हैं वो पास हो चुकी हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि वो कब विजिट करने गए थे पहले, और वो बाद में मतलब कि अब कब गए हैं। तो ये जो पोएम लिखी है उन्होंने किस ईयर में लिखी है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करेंगे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कोटेशन के बारे में। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। अब दोबारा से मैं यहाँ पर आई बिहोल्ड मतलब कि इसको मैं देख रहा हूँ, इसको महसूस कर रहा हूँ। दीज स्टेप्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, ये जो खड़ी चट्टाने हैं इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा से मैं इनको देख रहा हूँ। ओके, द साउंडिंग कैटरेक्ट वाटरफॉल, जो साउंडिंग कैटरेक्ट है हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। जो साउंडिंग मतलब कि आवाज़ करता हुआ ये झरना है, वाटरफॉल है, कैटरेक्ट है, हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ये इस तरह से हॉन्ट कर रहा है मुझे जैसे कि एक व्यक्ति पैशन होता है किसी चीज़ का, उसके अंदर जब वो क्या करता है पैशन में कोई काम करता है, तो इस तरह से ये साउंडिंग जो कैटरेक्ट है, वाटरफॉल है, मुझे हॉन्ट कर रहा है। ओके, तो ये जो सारी आपसे पूछा जा सकता है लाइंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, टिंटन एबे से पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ मैं ही आपको बता देती हूँ इसका फुल टाइटल भी आपको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या है इसका फुल टाइटल, तो आप ध्यान रखेंगे। लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13, 1798। अब जब 1798 में ये यहाँ पर आए हैं तो दैट मीन्स 5 ईयर आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम आ लिविंग सोल। ठीक है, हम जो अपनी बॉडी में सोए हुए हैं ना, हम जो मतलब हर चीज़ों को भूल चुके हैं, एंड बिकेम आ लिविंग सोल, यहाँ पर आकर क्या हुआ है कि हम एक जीवंत आत्मा बन चुके हैं ना, हमारी जो आत्मा है वो जीवित हो उठी है। नेक्स्ट वन इज़ ओ सिल्वियन वाई। ठीक है, नदी के लिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं, नदी को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, रिवर को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि दाउ वॉन्डर्ड थ्रू द वुड, जो जंगलों से बहती हुई चली जाती है, भटकती हुई। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, कैसे मेरी अक्सर जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, इसकी तरफ को झुकाव महसूस करती है। एंड आई हैव फेल्ट, और मैं महसूस करता हूँ, आई प्रेजेंस अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय, एक किसी की उपस्थिति में महसूस करता हूँ जो मुझे डिस्टर्ब करती है एक खुशी के साथ। ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद जैसे होता है ना हमारे माइंड में स्टक करती रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थॉट्स होती हैं। ठीक है, तो वो मुझे डिस्टर्ब करती हैं। आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस। नेक्स्ट ये सारी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो टिंटन एबे से ही ली गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारी लाइन्स हैं जो टिंटन एबे से आपसे पूछी जाती रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द टाइम इज़ पास्ट। ओके, वो समय गुजर गया। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान रखेंगे ऑक्सीमोरन है, क्योंकि एकिंग जॉयस यहाँ पर कैसे जॉयस हैं यानी कि कैसे सुख हैं, जो दर्द देने वाले सुख हैं, आर नाउ नो मोर, अब वो और नहीं रहे हैं, तो वो टाइम अब बीत चुका है। नेक्स्ट वन इज देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मिडोज, अभी भी मैं क्या हूँ, मैं लवर हूँ मिडोज का यानी कि घास के मैदानों का, एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स, और ये जंगलों का, और साथ ही साथ जो ये माउंटेन्स हैं पर्वतों का, तो मैं अभी भी इनसे प्यार करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, देखिए उन्होंने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर इसी पोएम में बोला है कि वो एक वर्शिपर ऑफ नेचर हैं, क्योंकि वो पुजारी मानते हैं अपने आप को। फीवर ऑफ द वर्ल्ड, फीवर ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर आपको कोटेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो बुखार चढ़ा हुआ है इस टाइम जो वर्ल्ड को, ये जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है इनका जो बुखार इस टाइम चढ़ा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से उन्होंने प्रकृति को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो ये सब जो लाइन है ये टिंटन एबे से ही ली गई हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स। ठीक है, जो मेरी पवित्र सोच है, थॉट है, उसके एंकर, द नर्स, द गाइड, उसके नर्स और उसके गाइड, द गार्डियन ऑफ माई हार्ट, और जो मेरे हार्ट है, मेरा दिल है, उसके गार्डियन, एंड सोल ऑफ माई मॉरल बीइंग, और मेरी जो नैतिकता है, ठीक है, उसकी आत्मा,
किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? प्रकृति को बोल रहे हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिस्टर जो डोरथी है उसके बारे में बात। डोरथी को एड्रेस करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस पोएम के अंदर देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसको एड्रेस किया है। इससे पहले तो नेचर को एड्रेस कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड मानते हैं, जो डोरथी अपनी सिस्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, डियरेस्ट फ्रेंड मानते हैं। माई डियर डियर फ्रेंड, ओके, एंड इन दाई वॉइस, उसकी जो आवाज़ है उसमें क्या होता है कि आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, ठीक है, मैं अपने दिल की आवाज़ को महसूस करता हूँ। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर, और जो मेरी प्लेजर है, खुशियाँ हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ किसमें? इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, उसके जो वाइल्ड आइज़ हैं उसके अंदर उसको मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। किसको? जो प्लेजर है, खुशियों को, मतलब कि उसके बारे में कह रहे हैं कि जो मतलब चीज़ें हैं मैं फील करता हूँ, डोरथी जो है वो सेम ही चीज़ों को फील करती है, क्योंकि दोनों ही इस टूर पे साथ गए थे। तो ये सब जो लाइन है ये टिंटेड एबी से ही ली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, ठीक है, तो मैं उसको देखता हूँ अपने आप को। बिहोल्ड मतलब होता है कि देखना, ओके, उसको घूरना बोल सकते हैं, देखना बोल सकते हैं। इन दी व्हाट आई वॉज वंस, ठीक है, मैं क्या था कभी। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर नेवर डिड बैट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर, नेचर जो होती है वो कभी भी उस व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करता है जो उसका संरक्षक होता है या फिर जो उसकी केयर करता है, जो उसको प्यार करता है, तो उसको नेचर जो है, प्रकृति है, वो कभी भी चीट नहीं करती है। ओके, तो टिंटन एबी से ही ये लाइन्स आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिस विजेज, विजेज होता है कि एक्सप्रेशन, यानी कि जो फेस होता है उसका लुक होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसको बोलते हैं टेल्स दी दैट माई डूम इज़ पास्ट, ठीक है, जो मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मेरा जो अंत है वो बीत चुका है, तो ये बोलती है जो मेरी एक्सप्रेशन है, विसेज है। तो ये बोल रहे हैं किसके अंदर से लाइन आती है? ये आती है लाओडेमिया से। ये ध्यान रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट लाइन है लाओडेमिया से, आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपकी कि फॉर द गॉड्स अप्रूव, जो गॉड है वो अप्रूव कर देते हैं, जो गॉड्स हैं, ठीक है, वो देवता जो हैं वो भी अप्रूव कर देते हैं। द डेप्थ, गहराई को, किसकी को? आत्मा की गहराई को अप्रूव करते हैं, ना कि एंड नॉट द ट्यूमलेट ऑफ द सोल, जो आत्मा है उसकी गहराई को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, ना कि जो आत्मा का कोलाहल है उसको वहाँ पर, यानी कि जो उसका शोरगुल है उसको, ठीक है। तो ये लाइन भी आती है आपकी लाओडेमिया से, जो कि लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोनेट टू मिल्टन, ठीक है, यानी कि मिल्टन 1802 को नाम दिया गया है टू मिल्टन। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, ओके। मिल्टन, वैसे तो ये सारी ही पोएम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से कहीं से भी आपसे लाइन पूछी जा सकती है, लेकिन कुछ को देख लेते हैं हम, और बाकी अब अगर आप पूरा फुल चाहते हैं तो आप उसको फुल को पोएम को पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में कि मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, काश मिल्टन तुम इस वक्त ज़िंदा होते, इस वक्त यहाँ पर होते, क्योंकि इंग्लैंड हैड नीड ऑफ थी, क्योंकि इंग्लैंड को इस टाइम तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ कि क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो मानते हैं, उन्हें लगता है कि जो नैतिकता है उसकी गिरावट हो गई है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं वो वी आर सेल्फिश मैन, अब हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। ओ रेज अस अप, हमें इस गंदगी से या फिर जब हम गिर चुके हैं इतना, उससे हमें उठाओ आकर, रिटर्न टू अस अगेन, दोबारा से हमारे पास आओ, एंड गिव अस मैनर्स, हम लोगों को मैनर्स दो, वर्च्यू दो, फ्रीडम दो और पावर दो, ठीक है। तो बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को हमें सिखाओ, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम मतलब इस दुनिया में आए क्यों हैं। तो ये जो सब मिल्टन है, मिल्टन तो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा बोलते थे, अपनी आवाज़ थी उसको उठाते थे, ठीक है। तो वो बोलते हैं तो ऐसे ही पर्सन की हमें ज़रूरत है इस वक्त, तो इसलिए मिल्टन का यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे द सोल वॉज लाइक अ स्टार, उनकी जो आत्मा है वो एक स्टार की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ठीक है, जो कहाँ रहती है, सबसे बिल्कुल अलग है, ओके। तो ये बोलते हैं कि तो उनकी जो वो एक स्टार की तरह है, स्टार से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, और बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग रहती है। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हु साउंड वॉज लाइक द सी, तो उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है, उसकी साउंड कैसी है, सी की तरह, जैसे कि समुद्र जो होता है वो गरजता है ना, तो इसी तरह से जब मिल्टन थे वो बोलते थे तो वो भी गरजते थे और लोग उनकी सुनते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी मिल्टन से ही ली गई है। अब हम बात करते हैं, ये मिल्टन से देखिए एक्चुअली जो लास्ट मतलब हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए आप वहाँ पर जाके सारी ही लाइंस को देखेंगे, एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पील कासल के बारे में, जिसका जो पूरा आप बोल सकते हैं टाइटल है एलेजिक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ
ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, इन अ स्टॉर्म, पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्योमेंट। एक्चुअली ये जो है इनका जो आइडिया है वो कहाँ से लिया है, इन्होंने जो सर जॉर्ज ब्योमेंट हैं उनके द्वारा एक पेंटिंग है, एक पिक्चर बनाई गई है, यानी कि पील कासल की, जो कि एक तूफान से घिरा हुआ है, वहाँ से इन्होंने ये आइडिया लिया है, ठीक है। तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फेयरवेल फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स अलोन, अलविदा अलविदा किसको, जो दिल अकेला रहता है, अकेला फील करता है, उसको बाय बाय टाटा सी यू, ठीक है। फील कासल की ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, जब तक हमें आशा नहीं होती है किसी चीज़ को लेकर, ना ही हम किसी चीज़ को सहन कर सकते हैं और ना ही हम उस पर रो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक आशा ही होती है जो हमें ज़िंदा रखती है, हमारी जो उम्मीद होती है उसको बना के रखती है, ठीक है। तो इसलिए होप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम हमें करना है, जब तक हमारे अंदर हम उसके लिए होपफुल नहीं है, ठीक है, तो तब तक वो काम हमारे लिए, उसकी जो यातना है वो सहन करनी बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। जब हम दिल से कर रहे होते हैं, हमें उम्मीद होती है कि इन यातनाओं के बाद में, यानी कि इन कठिनाइयों के बाद में एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, उन कठिनाइयों से बहुत ही ईजीली गुजर जाते हैं, उनको पार कर जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर होप ही नहीं होगी, हम होपलेस हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, तो वो जो परेशानियां होंगी दिन रात जो आपको करनी पड़ती है, झेलनी होती है, वो झेलनी मुश्किल हो जाएंगी। तो कहने का ये मतलब है पील कासल से ही ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जहाँ से बहुत सारी लाइन्स आपसे पूछी जाती रहती हैं। जितनी ज़्यादा लंबी पोएम है उतनी ज़्यादा लंबी आपसे लाइन्स पूछी जाती रहती हैं, तो इसलिए बात करते हैं Ode to Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood। पूरा टाइटल है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, यानी कि इमॉर्टलिटी ओड से इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एपिग्राफ के रूप में यूज़ की गई है ये लाइन्स, ये 3 जो लाइन्स हैं ये माई हार्ट लीप्स अप से हैं, यानी कि जो रेनबो आपने पोएम पढ़ी है, मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था, इस जो इम्पॉर्टेंट इसको लिखने से पहले, इमॉर्टलिटी ओड को लिखने से पहले उन्होंने माई हार्ट लीव्स अप को लिखा था, ठीक है, जो कि अनटाइटल्ड थी, तो उसको लिखा था। वो बताना चाहते थे कि मतलब आगे इतना बड़ा वर्क वो लिखना चाह रहे हैं, एक अंदेशा उन्होंने दिया था उसके अंदर। तो ये 3 जो लाइन्स हैं उसकी एंडिंग लाइन है, रेनबो की माई हार्ट लीव्स अप की एंडिंग लाइन है, और इसकी यहाँ पर इन्होंने एपिग्राफ के रूप में यूज़ की है। तो दोनों में अगर ऑप्शन आता है आपके पास में, देखिए या तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास में या वो आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे, या फिर पूछा जा सकता है कि किसकी लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। तो द चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपसे एपिग्राम में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं इसको। तो द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, जो बच्चा है वो पिता है किसका, फादर का पिता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब यही है कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, वो ही तय करता है जो हमारी आगे की ज़िंदगी होती है कि हम उस जर्नी कैसी होगी, क्योंकि उसकी जो छाप होती है वो पूरी ज़िंदगी हमारे मन में बस जाती है ना, हमारे दिलो दिमाग में बसती है, जिसका जैसा पालन पोषण होता है आगे जाके व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग करता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मैं विश करता हूँ कि जो मेरे दिन हैं वो कैसे हों, बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, वो प्रकृति की जो कहते हैं सेवा करना होता है, जैसे कि रोज़ लोग चर्च वगैरह जाते हैं कि वो मानते हैं मतलब इस चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं प्रकृति से बंधा रहूँ हमेशा, और प्रकृति को मैं पूजता रहूँ, कहने का मतलब ये है उनका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ये लाइन्स जो हैं यहाँ पर इशू में ले ली गई हैं, ठीक है, एक एपिग्राफ की तरह, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, माई हार्ट लीव्स सबसे आपसे पूछा जा सकता है, रेनबो पूछा जा सकता है कि रेनबो से ये लाइन है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम इससे बात करेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है इसकी, कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन मिडो मतलब कि घास का मैदान, ग्रोव यानी कि उपवन, एंड स्ट्रीम जो जलधारा है, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट, ये पृथ्वी और जो भी कॉमन साइट है, नज़ारा है, टू मी डिड सीम, मुझे कैसा नज़र आता है, जैसे कि वो कैसा हो गया है, एपरेल्ड पोशाक इन अ सेलेस्टियल लाइट, ठीक है, जैसे कि स्वर्गीय पोशाक धारण किए हुए हो। ओके, ये सभी ली गई है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से। नेक्स्ट हम बात करेंगे द थिंग्स विच आई हैव सीन, जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, आई नाउ कैन सी नो मोर, अब मुझे वो और ज़्यादा दिखाई नहीं देती। द रेनबो कम्स एंड गोज, जो रेनबो है, इंद्रधनुष है, वो आता है चला जाता है, एंड लवली इज़ द रोज, और जो रोज़ है, गुलाब है, वो प्यारा है। ओके, ये भी लाइन इमॉर्टलिटी ओड से ली गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द मून, जो मून है, डोथ विद डिलाइट, वो डिलाइट होता है, खुश होता है, लुक राउंड हर,
और देखता है किसकी तरफ, व्हेन द हेवंस आर बेयर, जब जो हेवन होती है वो नेकेड होती है, यानी स्काई जो है वो नेकेड है। वाटर्स ऑन अ स्टेरी, स्टेरी होता है तारों से पूर्ण, जब रात में तारे बिल्कुल चमकते रहते हैं तो उसकी जो परछाई है वो वाटर में पड़ती है। नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, ठीक है, जब वो नज़र आती है कैसी, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है। रात जो होती है तारों की वजह से वो पानी चमक रहा होता है तो वो नज़ारा ही अद्भुत होता है। ओके, ये सभी जो लाइन्स हैं इमॉर्टलिटी ओड से है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर बर्थ, हमारा जो जन्म है, इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, वो क्या है, एक निंद्रा की तरह है जो कि कैसा है, जो हमें भुला देती है सब कुछ, है ना। नींद जो होती है वो हम भूल जाते हैं, जैसे सपना वगैरह हम देखते हैं तो वो क्या है कि हमारा, ये वैसे जन्म की बात करें, पुनर्जन्म की, हमारा जो जन्म होता है वो हम फिर पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हमारा जो जन्म है वो क्या है, एक स्लीप की तरह है, ठीक है, और क्या है, एक जो हम भूल जाते हैं फॉरगेटिंग की तरह है। द सोल दैट राइजेज विद अस आर लाइफ स्टार, और जो आत्मा हमारे साथ उदय होती है वो क्या है, एक हमारे जीवन का तारा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेवन लाइज अबाउट अस इन आर इन्फेंसी, जो हेवन है, स्वर्ग है, वो किस तरह से हम उसके बारे में सोचते हैं, किस तरह से हमारे साथ रहता है, जैसे कि हमारी जो इन्फेंसी है यानी कि चाइल्डहुड है उसकी तरह, ठीक है। इन्फेंसी यूज़ किया है यहाँ पर मतलब हेवन के लिए। तो इमॉर्टलिटी ओड से ही ये लाइंस जो हैं ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लेजर ऑफ हर ऑन, जो अर्थ है, ठीक है, उसने क्या है कि अपनी जो गोद है उसको भर दिया है खुशियों से, ठीक है, ऑफ हर ऑन, ठीक है। अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, 6 ईयर की जो छोटी सी बच्ची है वो डार्लिंग प्रिय है, ऑफ अ पिग्मी साइज यानी कि पिग्मी साइज की छोटी सी बच्ची। कॉलरिज की जो बच्चा है, बेबी है, उसको यहाँ पर डेडिकेट करते हुए बोल रहे हैं अ 6 years पिग्मी चाइल्ड, है ना, डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी चाइल्ड, पिग्मी साइज। फिर वो बोलते हैं माइटी प्रॉफिट, ठीक है, जो प्रॉफिट होते हैं यानी कि पैगंबर जो है, सीयर ब्लेस्ड मतलब पैगंबर का बहुत बड़ा पार्ट उसको बोल रहे हैं कि जैसे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं बच्चे, तो यहाँ पर उसी तरह से डेडिकेट करते बोल रहे हैं कि पैगंबर का महाभाग हो तुम। ऑन होम दोज ट्रुथ डू रेस्ट, जिसके अंदर सच्चाई निवास करती है, तो ये बोल रहे हैं कौन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज के बच्चे को, जो बेबी है उसको इंडिकेट करते हुए, डेडिकेट करते हुए। तो इमॉर्टलिटी और से ये लाइन्स आपको देखने को मिलती है। फिर है कि ओ जॉय, ओ आनंद, दैट इन आर्स एम्बर्स, ठीक है, जो हमारे उसमें बसता है, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है उसकी थोड़ी सी छाँव बच जाती है। सारी चीज़ें हमें जो है वो याद नहीं रहती हैं, ओके, लेकिन थोड़ी सी जो यादें हैं हर चीज़ की हमारे दिमाग में होती है। तभी कोई इंसिडेंट अगर हमारे सामने होता है तो अचानक से ही हमें वो याद आ जाता है ना। तो चीज़ें जो होती हैं वो हमें याद तो रहती हैं सभी, लेकिन वो हम एकदम से सोचना चाहें हर बात को तो वो नहीं होता, टाइम टू टाइम वो चीज़ें याद आती हैं। जैसे कि एग्जाम में अभी आप सोचो कि हमने क्या पढ़ा है, तो क्या होगा, आप सोचेंगे अरे पता नहीं, हमें याद है, उसके बारे में याद है, वर्ड्सवर्थ को हम जानते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, नहीं पता है, लेकिन जैसे ही आपने अगर क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, बार बार उनका रिवीजन किया है, तो जैसे ही आपके सामने वो आएंगे तो आपको माइंड में एकदम से स्टक कर जाएगा कि ये हमने वहाँ पर पढ़ा था और ऐसे पढ़ा था, ठीक है। इज समथिंग दैट डोथ लिव, तो जो भी कुछ रहती है वो दैट नेचर येट रिमेंबर, जो प्रकृति है उसको याद रखती है। व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, यानी कि जो भी जो क्या होती हैं, एस्केपिंग होती हैं, जो यादें होती हैं खुशियों की हो चाहे किसी भी तरह की, वो क्या है कि भागती रहती हैं, वो हमसे मतलब हम उन्हें भूल जाते हैं ना, हमसे बचती रहती हैं, तो उनको जो प्रकृति है वो याद दिलाती रहती है। ओके, तो दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द आर, कुछ भी उस आर को वापस नहीं ला सकता है, ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, जो कि घास के मैदान है उनका जो वैभव है, ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, और जो इन फूलों की भव्यता है, ओके, उसको कुछ भी वापस नहीं ला सकता है। तो ये सब जो कोटेशंस हैं वो इमॉर्टलिटी ओड से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, उस दिल को, उस मानव हृदय को धन्यवाद, उसको थैंक यू, बाय विच वी लिव, जिसके सहारे हम जिंदा रहते हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, उसको भी थैंक्स, इसकी कोमलता को भी थैंक्स। इट्स जॉयस, इसके आनंद को और इसके भय को, ठीक है, यानी कि आपके हृदय में भय भी होता है, तो उन सबको थैंक्स बोल रहे हैं। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, मेरे लिए मीनेस्ट फ्लावर क्या है, दैट ब्लोज कैन गिव थॉट, जो क्या होता है कि थॉट देता है। मीनेस्ट फ्लावर उसको बोल रहे हैं कि जो नीचे पड़े हुए फ्लावर्स होते हैं ना, उनको बोल रहे हैं कि जो कुछ फ्लावर्स तो जो ऊपर होते हैं, कुछ जो है नीचे पड़े हुए होते हैं, नीचे फैले होते हैं, तो उनको इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं कि दैट ब्लोज, जो ब्लो करते हैं, कैन गिव माई थॉट, मेरी थॉट को जन्म देते हैं। दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स, जो बहुत
बहुत ही ज़्यादा कभी कभी समटाइम्स बहुत ही गहरी होती हैं और किससे वो आंसू बोल सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे दुख भरे दिन होते हैं या दुखी यादें होती हैं तो उनको ब्लो करती है। ओके, तो ये लाइन ली गई है ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से ही। कितनी सारी लाइन्स हैं आपकी टिंटन एबे से, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से, तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द सॉलिटरी रीपर से। मैंने आपको ये पोएम डिटेल में भी पढ़ाई है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पोएम है, इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश भी की है ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। और आई होप सो कि इस वीडियो में भी आपको मैंने बोर नहीं होने दिया होगा। तो द सॉलिटरी जो रीपर है, आप बताइए कि इसके अंदर से इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है। चलो मैं ही बता देती हूँ। बिहोल्ड हर, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, अकेली उस खेत में, यौन तुम, सॉलिटरी हाईलैंड लास, पहाड़ी लड़की। ओके, अकेली पहाड़ी लड़की। तो ये कहने का मतलब है जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं तो वो लिखते हैं इस बारे में, नो नाइटिंगेल, कोई भी नाइटिंगेल डिड एवर चांट, इतना मधुर गीत नहीं गाती, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, इतना स्वागत में मतलब मधुर गीत नहीं गाती, वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, जो थके हारे ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, उनके वेलकम में ऐसा कोई नाइटिंगेल भी नोट नहीं गाती, इन सम शेडी हॉर्न, जो कि यहाँ पर आके, जहाँ पर जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ठहरे हुए हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो वहाँ पर वो अकेली गा रही है, खेतों में काम भी कर रही है, काट भी रही है अपनी फसल को, और साथ ही साथ क्या कर रही है, वो गुनगुना रही है। तो इतना वेलकम नोट तो कोई नाइटिंगेल भी नहीं गाती होगी उन थके हुए यात्रियों के लिए जो यहाँ पर शरण लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, ठीक है, इतनी थ्रिलिंग वॉइस जो है वो मैंने कभी नहीं सुनी है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, यानी कि स्प्रिंग टाइम में भी कुकू बर्ड से भी मैंने इतनी थ्रिलिंग वॉइस नहीं सुनी। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो कि जो सी है, कहाँ के सी हैं, जो हैब्रिड्स हैं, ठीक है, दूर जो जहाँ से ये यात्री आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि एक साइलेंस होती है ना, कि सीज में एक आपको देखने को मिलेगी कि शांति का वातावरण होता है, तो उसको यहाँ पर तोड़ती हुई क्या कर रही है, थ्रिलिंग वॉइस जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मधुर लग रही है। वो कुक्कू बर्ड भी इतना मधुर नहीं गाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन्स हैं ये सॉलिटरी रीपर से आई हैं, मतलब उनको लगता है, जबकि उनको विलियम वर्ड्सवर्थ को, ये अमेजिंग बात है कि उनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या गा रही है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि वो इतना मधुर गा रही है। ओके, चलिए। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। वैसे पंजाबी सॉन्ग को सुनते हुए भी ऐसा ही होता है, काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो हम सुनते हैं, मतलब मज़ा तो आ रहा होता है बहुत, और डांस करने का दिल करता है, लेकिन क्या है कि वो हमें समझ नहीं आ रही होती, पूरी फुल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती है ना। तो इसी तरह से उनको भी फील हो रहा होगा कि ये अच्छा तो गा रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? ओके, बहुत सारे बच्चे मुझसे गुस्सा होते रहते हैं कि मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है, ये आपने प्रिल्यूड बता दिया, ठीक है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही है, लेकिन प्रिल्यूड में जो बुक 11th है वहाँ पर फ्रांस के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, तो वहाँ पर आपको लाइन देखने को भी मिलेगी। Bliss was it in that dawn to be alive, ये वरदान है हमारे लिए कि हम जीवित हैं, but to be young was very heaven। इस टाइम पर, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चल रहा था, तो उस टाइम पर क्योंकि एक बिल्कुल नई जो सोच थी उसका जन्म यहाँ पर हुआ है, तो बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। लेकिन इस वक्त में क्योंकि यंग होते हैं तो एक अलग ही तरह का उत्साह अंदर होता है व्यक्ति के, चीज़ों को समझने का और चीज़ों को महसूस करने का, है ना। क्योंकि जैसे जैसे एजड होते चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी आशाएं जो हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं, बच्चे होते हैं तो हमें इन चीज़ों से मैटर नहीं करता है। तो यंग होना इस टाइम वाकई में स्वर्गिक अनुभूति है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लाइन ली गई है, द प्रिल्यूड बुक 11th में आपको देखने को भी मिलती है। ओके, वहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है कि कब से कब तक हुआ था, ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं तो सही कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से कब तक हुआ था। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, ठीक है, यानी कि जो ब्लिथ है, न्यू कमर मतलब कि जो नई आवाज़ है जो उन्हें सुनाई दे रही है, आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस, मैं उसको सुन रहा हूँ और मैं रिजॉइस हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। ओ कुकू शेल आई कॉल दी बर्ड, ठीक है, ओ कुकू क्या मैं उसको बोल सकता हूँ बर्ड, कैसी, या फिर मैं बोल सकता हूँ बट आ वॉन्डरिंग वॉइस, या फिर भटकती हुई एक आवाज़ उसको पुकारूँ, क्या पुकारूँ। तो ये जो लाइन है आपकी आती है टू द कुकू से।
ओके, ध्यान रखेंगे कुकू का इन्होंने सॉलिटरी रीपर में भी जिक्र किया है, यहाँ भी किया है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने पोएम पढ़ी है सॉलिटरी रीपर तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी को। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये 2-3 बार रिवाइज तो ज़रूर ही कर लेनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको भी बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है, किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही खुश दिल से, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो इतनी अच्छी तैयारी के साथ आप जाएंगे बहुत ही खुश होके और अपने एग्ज़ाम को आप बिल्कुल क्रैक करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। अगर कंफ्यूजन है तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरी तरफ से आपको पहले से ही बहुत ही सारा बेस्ट ऑफ लक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।